गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी की। सेक्शन 34 जो है वो बात करता है कॉमन इंटेंशन की। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट मेरे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी की। क्रिमिनल लॉ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन के हम बात करने जा रहे हैं, जो कि है सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, जो बात करता है कॉमन इंटेंशन की। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्रिमिनल लॉ का। एंड आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप प्लीज़ एंड तक ये सारी वीडियो देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमन इंटेंशन की। अगर नॉर्मली हम कॉमन इंटेंशन का वर्ड देखें तो कॉमन इंटेंशन ये सुनने में क्या समझ आ रहा है हमें? तो कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है सामान्य इरादा। अगर हम हिंदी में से जाने तो सामान्य आशय, सामान्य इरादा। तो हम अलग अलग समझते हैं कॉमन एंड इंटेंशन को सबसे पहले, और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि कॉमन इंटेंशन का क्या मतलब होता है। तो अगर हम अलग अलग वर्ड को समझे तो कॉमन इंटेंशन जो है वो दो वर्ड्स आते हैं उसमें। एक तो होता है कॉमन एंड सेकंड आता है इंटेंशन। तो कॉमन की बात करें तो कॉमन का क्या मतलब होता है? कॉमन कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो शेयर की जाती है, राइट? तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि ए और बी के पास एक गाड़ी है ब्लैक कलर की। तो वो दोनों उस गाड़ी को जो है वो शेयर करते हैं, वो दोनों एक ही गाड़ी को यूज़ करते हैं। तो ए और बी की ये जो ये गाड़ी है, उन दोनों की ये गाड़ी कॉमन है, ठीक है ना? तो ये ओके कॉमन। अब बात करें कि अगर सपोज ए और बी के पास दोनों के पास एक एक गाड़ी है, ब्लैक कलर की है, सेम मॉडल की है, तो ये गाड़ी जो है उन दोनों के पास अपनी अपनी है। तो ये चाहे सेम हो जाए लेकिन ये कॉमन नहीं होगी। कॉमन वो चीज़ होती है जो शेयर होती है। तो यहाँ पे उन दोनों के पास भले ही सेम गाड़ी है लेकिन वो दोनों उसको शेयर नहीं करते हैं, तो यहाँ पे वो कॉमन नहीं है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन एंड सेम, राइट? तो कॉमन वो चीज़ होती है जो दो लोगों के बीच में शेयर की जाती है, जो सामान्य होती है, जो कॉमन होती है, राइट? तो ये तो हो गया हमारा कॉमन। अब बात करें हम इंटेंशन की। तो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में इंटेंशन का मीनिंग देखें हिंदी में तो वो होता है इरादा, ठीक है? लेकिन अगर हम इसे समझें अभी तो इंटेंशन का जो इंटेंशन है किसी बंदे की क्या है, उसका क्या इरादा है, ये हम दो चीज़ों से जान सकते हैं, नॉलेज एंड डिज़ायर। डिज़ायर क्या होती है? किसी चीज़ को करने की इच्छा। और नॉलेज ज्ञान, राइट? तो किसी भी बंदे की इंटेंशन को जानने के लिए हम नॉलेज और डिज़ायर, ये दो चीज़ें देखेंगे। अगर किसी बंदे की कोई डिज़ायर है, वो कुछ करना चाहता है, ठीक है, अगर उसके मन में है कि काश ये चीज़ हो जाए, तो वो उसकी डिज़ायर है, वो ये चीज़ चाहता है। डिज़ायर मीन्स चाहत, राइट? तो नॉलेज क्या है? अब उसकी ये डिज़ायर है कि उसे ये चाहिए, ठीक है, उसकी एक चाहत है। अब उस चीज़ को पाने के लिए अगर वो कोई एक्ट कर रहा है और वो इस नॉलेज के साथ कर रहा है कि अगर वो ये एक्ट करेगा तो उसे पता है कि उस एक्ट के करने से, उसे नॉलेज है कि उस एक्ट के करने से उसकी जो डिज़ायर है वो पूरी हो जाएगी, तो वो उसकी इंटेंशन होगी, वो उसकी इंटेंशन को दर्शाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो डी का मर्डर करना चाहता है, ठीक है? तो ए की डिज़ायर क्या है? ए की डिज़ायर है कि वो डी का मर्डर कर दे, उसको मार दे। और अगर सपोज ए जो है वो चाकू लेके डी को मारने जाता है, तो यहाँ पे उसकी नॉलेज है, उसे पता है कि अगर वो चाकू से डी को मारेगा तो वो मर जाएगा। तो यहाँ पे उसकी डिज़ायर है डी को मारना, और वो एक्ट कर रहा है। कौन सा एक्ट कर रहा है? उसको चाकू से मार रहा है। और चाकू के मारने पे उसे नॉलेज है कि जब वो उसे चाकू से मारेगा तो जो डी है वो मर जाएगा।
तो यहाँ पे उसकी इंटेंशन हुई डी को मारने की, ठीक है। तो ये तो हमने अलग अलग दोनों वर्ड्स को समझा, कॉमन एंड इंटेंशन। अब अगर हम दोनों वर्ड्स को एक साथ देखें तो वो है कॉमन इंटेंशन। तो कॉमन इंटेंशन क्या होगी? कॉमन इंटेंशन मतलब कि कोई भी ऐसी इंटेंशन जो एक से ज़्यादा लोग शेयर कर रहे हैं, जो उनके बीच में कॉमन है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब ए, बी और सी, ये तीनों जो हैं, उन तीनों की डिज़ायर है कि वो डी को मारना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों एक डिज़ायर को शेयर कर रहे हैं। किस डिज़ायर को शेयर कर रहे हैं? डी को मारने की डिज़ायर को शेयर कर रहे हैं। तो सपोज यहाँ पे ए, बी और सी जो है वो तीनों एक प्लान बनाते हैं, एक प्री अरेंज्ड प्लान बनाते हैं कि हम तीनों मिलेंगे, ठीक है, हम तीनों मिलके डी को मार देंगे। तो यहाँ पे ए कहता है कि मैं जो डी है उसे चाकू से मारूंगा। बी यहाँ पे उसके हाथ पर पकड़ लेता है, और जो सी है वो वहाँ पे दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाता है कि मैं ध्यान रखूँगा कि कोई बाहर से आ ना जाए। तो यहाँ पे ए, बी और सी ये तीनों एक ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिस एक्ट के करने पे उन्हें पूरी नॉलेज है कि अगर वो ये एक्ट करेंगे तो जो डी है वो मर जाएगा। तो यहाँ पे उनकी जो डिज़ायर है डी को मारने की, उसे पूरा करने के लिए वो तीनों एक ऐसा अनलॉफुल एक्ट करते हैं जिसे करने के बाद उन्हें पूरी नॉलेज है कि जो डी है वो मर जाएगा। तो यहाँ पे तीनों की इंटेंशन है, ए, बी और सी, यहाँ पे तीनों की इंटेंशन है डी को मारने की। तो ये इंटेंशन उन तीनों की क्या है? कॉमन इंटेंशन है। तो यहाँ पे जब क्रिमिनल लॉ के अंडर इन तीनों को 302 के अंडर, दैट इज सेक्शन अंडर आईपीसी जो है पनिशमेंट ऑफ मर्डर की, जब इन तीनों को उसके अंडर सज़ा मिलेगी तो इन तीनों को ही मिलेगी, क्योंकि इन तीनों ने ही कॉमन इंटेंशन से डी को मारा है। तो यहाँ पे सेक्शन 34 जो है वो रूल में आएगा, यहाँ पे सेक्शन 34 एक्शन में आएगा, और 302 विल बी रेड विथ सेक्शन 34, और यहाँ पे तीनों को ही मर्डर की सज़ा होगी। अब सेक्शन 34 जो है उसका ऑब्जेक्ट अगर हम देखें तो क्या होगा? अब अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो ए, बी, सी, यहाँ पे तीनों ने मिलके डी को मारा है, लेकिन उन तीनों का अपना अपना एक्ट था। ए ने यहाँ पे डी को चाकू मारा, और बी ने उसके हाथ पैर पकड़े, और सी ने दरवाजे पे देखा। तो यहाँ पे ए ने तो डी का मर्डर किया क्योंकि उसने उसे चाकू से मारा था, लेकिन बी और सी उन दोनों ने तो एक्चुअल में डी को मारा ही नहीं, बिकॉज बी ने तो उसके हाथ पैर पकड़े थे। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या सज़ा होगी? क्रिमिनल फोर्स हो जाएगा। और जो सी था वो तो दरवाजे पे खड़ा था, तो दरवाजे पे खड़ा होना तो कोई भी ऑफेंस है ही नहीं। तो यहाँ पे बी और सी ने तो अगर देखा जाए तो कोई ऑफेंस नहीं किया, जो एक्चुअल में मर्डर किया वो तो ए ने किया। लेकिन अगर ए को असिस्ट यहाँ पे किया बी और सी ने, वो तीनों एक इंटेंशन शेयर कर रहे थे और इन तीनों ने मिलके ही डी को मारा है, तो जो अकम्प्लेंसेस होते हैं उनको भी इस सेक्शन के अंडर सज़ा मिलती है, और सेम सज़ा मिलती है, यही मान के मिलती है कि चाहे कि जैसे उन तीनों ने, मतलब जैसे उन सारे पर्सन्स ने अकेले उस ऑफेंस को कमिट किया है। तो यहाँ पे जब सज़ा मिलेगी ए, बी और सी को, तो उनको अपने अपने एक्ट्स के लिए सज़ा नहीं मिलेगी, उन तीनों को यही मान के सज़ा मिलेगी जैसे उन एक एक पर्सन ने अकेले अकेले डी का मर्डर किया है। ओके, इसका एक ये भी रीज़न है कि जब मर्डर होता है तो एक्चुअल में इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना, ये देखना कि किस बंदे ने क्या किया है, उसको प्रूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड सेकेंडली, अगर कोई भी पर्सन मर्डर करता है तो जो उसके साथी होते हैं उनकी हेल्प से वो करता है, राइट। तो उससे एक तो उन्हें एक प्रोटेक्शन की फीलिंग आती, तो उसके लिए भी सेक्शन को जो है वो कोड में इंसर्ट किया गया है। और अगर सपोज एक्चुअल में मर्डर जो था वो ए ने किया था, ठीक है, और अगर ये सेक्शन ना हो तो हर कोई जो पर्सन है वो मतलब एक जो
क्रिमिनल प्रवृत्ति होती है जो जिसे हम कहते हैं, वो जो है वो लोगों के माइंड में इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हर किसी को ये होगा कि ठीक है हम तो जो मर्डर का है वो हेल्प ही कर रहे हैं तो हमें तो कोई सज़ा होएगी नहीं, या फिर जो भी है वो इतनी ज़्यादा सज़ा नहीं होगी। तो हर कोई जो पर्सन है वो मर्डर की एक हेल्प करने की कोशिश करेगा। तो एक जो मतलब मानसिक प्रवृत्ति है वो हर किसी बंदे की जो है क्रिमिनल हो जाएगी। तो उसकी वजह से भी इस सेक्शन 34 को आईपीसी के अंदर इंसर्ट किया गया है। तो अगर अभी हम इसे सेक्शन 34 की जो डेफिनेशन है अंडर आईपीसी अगर वो हम देखें तो इट सेज that when a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it done by him alone. So, अगर कोई भी क्रिमिनल एक्ट किया जाए एक से ज़्यादा पर्सन्स के द्वारा, तो अगर एक से ज़्यादा पर्सन अगर शेयर हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो एक से ज़्यादा पर्सन्स के द्वारा होगा। तो अगर कोई भी क्रिमिनल एक्ट एक से ज़्यादा पर्सन्स के द्वारा किया जाए इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, फर्दरेंस का मतलब होता है आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो अगर कोई भी क्रिमिनल एक्ट एक से ज़्यादा पर्सन्स के द्वारा किया जाए अपनी जो क्रिमिनल इंटेंशन है, अपनी कॉमन इंटेंशन है उससे आगे बढ़ाने के लिए, तो हर एक पर्सन जिसने भी वो एक्ट किया होगा या जिसने भी उस एक्ट में पार्ट लिया होगा उस एक एक पर्सन को ऐसे ही सज़ा मिलेगी जैसे उसने वो एक्ट अकेले नहीं किया हो। समझ आई? आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि अगर कोई भी क्रिमिनल एक्ट किसी भी पर्सन ने या एक से ज़्यादा पर्सन्स ने जब किया हो इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, अपनी जो कॉमन इंटेंशन है उसे आगे बढ़ाने के लिए, तो हर एक पर्सन को ऐसे ही सज़ा मिलेगी जैसे उस अकेले पर्सन ने उस एक्ट को किया हो। अब जैसे हमारी एग्जाम्पल थी तो यहाँ पे जो एक्चुअल में मर्डर किया था वो ए ने ही किया था, लेकिन बी और सी की भी कॉमन इंटेंशन थी। तो यहाँ पे सिर्फ ए को ही मर्डर की सज़ा नहीं मिलेगी बल्कि बी और सी को भी वैसे ही सज़ा मिलेगी जैसे ए को मिलेगी, जैसे बी और सी ने अकेले ने ही डी का मर्डर किया हो। तो जो सेक्शन 34 है ना हमारी, वो प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी के बारे में बात करता है। क्यों? क्योंकि जो डी के मर्डर की लाइबिलिटी है वो सिर्फ ए पे नहीं बल्कि ए, बी और सी तीनों पे जॉइंटली होगी। सो इट स्पीक्स अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी। तो अगर हम इसके एलिमेंट देखें तो डेफिनेशन जो खुद है वो हमारे एलिमेंट्स को बताती है, ठीक है। सो इट सेज व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन by several persons in furtherance of common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे? क्रिमिनल एक्ट, तो यहाँ पे क्या है, क्रिमिनल एक्ट होना ज़रूरी है। देन अगर किसी भी पर्सन ने कोई भी क्रिमिनल एक्ट किया है एक से ज़्यादा पर्सन्स ने इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, तो हर एक पर्सन को ऐसे लायबल किया जाएगा जैसे उस अकेले ने उसको कमिट किया। तो इसके एलिमेंट क्या है कि एक तो क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, ठीक है, एक से ज़्यादा पर्सन्स ने किया होना चाहिए, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, यानी कि कॉमन इंटेंशन वहाँ पे होनी चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है ना। और कोई भी ऐसा एक्ट जो है वो अपनी कॉमन इंटेंशन को आगे बढ़ाने के लिए ही किया होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ए, बी, सी ने डी को मारने के लिए जो उनकी कॉमन इंटेंशन थी उसी के लिए ही अपना जो एक्ट था वो किया था, ठीक है। तो हर एक पर्सन को ऐसे लेबल किया जाएगा जैसे उस अकेले ने उस ऑफेंस को किया है। तो अगर किसी भी पर्सन को सेक्शन 34 के लिए लायबल करना है तो ये एलिमेंट्स पहले होने ज़रूरी हैं। अगर ये एलिमेंट्स होंगे ओनली देन दैट पर्सन वुड बी लायबल अंडर सेक्शन 34। और सिर्फ इतना ही नहीं, सेक्शन 34 एक्स्ट्रा भी मतलब जो है कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं इसके कि एक प्री अरेंज प्लान होना सेक्शन 34 के लायबल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब कि जो एक्ट है ना
जब वो करने से पहले प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, उनका एक पहले से प्लान होना चाहिए। अगर प्री अरेंज्ड प्लान नहीं है तो फिर वो सेक्शन 34 के अंदर नहीं आएगा। हाउएवर इसकी एक्सेप्शन एक ये है कि हाँ, कई बार ऐसा होता है कि एट द ऑन दिस स्पॉट, ऑन दिस स्पर ऑफ मोमेंट वहाँ पे कॉमन इंटेंशन हो जाती है, लेकिन एक्ट होने से पहले, ऑफेंस होने से पहले किसी भी टाइम पे प्री अरेंज प्लान या प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए। अब सपोज यहाँ पे मान लो कि डी का मर्डर करने के लिए ए बी सी का प्री अरेंज प्लान था। अगर प्री अरेंज प्लान नहीं होता सपोज, तो मान लो ए जो है वो डी को मारने जा रहा है, वहाँ पे बी और सी उसी टाइम पे आके उसका साथ दे देती, तो दैट वुड आल्सो इंक्लूड इन द कॉमन इंटेंशन, दैट वुड आल्सो बी लायबल अंडर कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34। क्योंकि चाहे उनका कोई प्री अरेंज प्लान नहीं था, पर उसके बाद उनके प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स हो गई थी, उन्होंने अपनी चाह से, अपनी इच्छा से जो ए था उसका साथ दिया था। देन सेकेंडली जो भी एक्ट होगा ना, उसके लिए मंजीरिया होना बहुत ज़रूरी है। मंजीरिया अगर हम देखें तो इसका मंजीरिया का मतलब होता है बैड इंटेंशन। तो इंटेंशन जो है वो बुरी होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंटेंशन मैटर्स अलॉट। तो यहाँ पे ए बी सी की इंटेंशन ही ये थी कि डी को मारना है। अब सपोज अगर ए की जो इंटेंशन थी यहाँ पे वो उसे मारना नहीं होता, बट बाय चांस गलती से वो मर जाता। सपोज ए बी सी और डी इन चारों की लड़ाई हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे ए ने उसे थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारने के बाद वो थप्पड़ से वो पत्थर पे जा गिरा, पत्थर उसके सर पे लगा और वहाँ पे जाके मर गया। तो यहाँ पे जो ए था उसकी इंटेंशन जो थी वो डी को मारना नहीं था, उन दोनों का झगड़ा हो रहा था, उसने सिर्फ उसे एक थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारने का जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए वो जो होते हैं वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। तो यहाँ पे जो उसकी इंटेंशन थी, जब उसने डी को थप्पड़ मारा, उसकी इंटेंशन ये नहीं थी कि वो मर जाए, उसने नॉर्मली थप्पड़ मारा। और कोई भी पर्सन को ये नहीं लग सकता कि थप्पड़ से जो सामने वाला बंदा है वो मर जाएगा। तो यहाँ पे ए का मंजीरिया एस्टेब्लिश नहीं होता, ए की इंटेंशन बुरी नहीं थी। तो यहाँ पे जो कॉमन इंटेंशन है ए बी सी जो है वो कॉमन इंटेंशन के लिए सेक्शन 34 के अंडर मर्डर के लिए लायबल नहीं होंगे। सो अभी हम इसकी एक दो केसेस देखते हैं। तो फर्स्ट केस वी हैव बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो एपेलेंट था उसे चार्ज किया गया था फॉर मर्डर अंडर सेक्शन 302 रेड विथ सेक्शन 34। तो इस केस में क्या हुआ था कि संकरी तोला एक जगह है जहाँ का सब पोस्ट मास्टर जो था वो बैठ के अपने बैक रूम में पैसे गिन रहा था। तो वहाँ से अचानक से वहाँ पे कुछ लोग आए, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और उन्होंने सब पोस्ट मास्टर से मनी की डिमांड की, पैसों की डिमांड की, और उसके बाद इमीडिएटली उसको गोलियां मार के वहाँ से भाग गए, पैसे भी नहीं लेके गए। तो यहाँ पे जब लोग भाग रहे थे, वो लोग गोलियां मार के वहाँ से निकल गए। तो निकलते टाइम जब वो भाग रहे थे तो जो पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट थे, वहाँ के किसी पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट ने बरेंद्र कुमार घोष को पकड़ लिया और उसे चेस करके उसे पकड़ लिया। और उसके बाद उस टाइम पे उसके हाथ में पिस्टल थी। तो यहाँ पे बरेंद्र कुमार घोष को प्रोसिक्यूट किया गया, ट्राई किया गया फॉर कमिटेड मर्डर ऑफ सब पोस्ट मास्टर अंडर सेक्शन 302 विद सेक्शन 34। तो यहाँ पे जो बरेंद्र कुमार घोष था उसने कहा कि भाई मैंने तो मर्डर किया ही नहीं सब पोस्ट मास्टर का, मैं तो बस दरवाजे में खड़ा होके देख रहा था और मैंने गोलियाँ नहीं चलाई। और उसे कंपेल किया गया था कि वो जो है रॉबरी में साथ आए और उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी सब पोस्ट मास्टर को मारने की। तो यहाँ पे प्रिवी काउंसिल ने एक चीज़ हेल्ड की थी दैट दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो इसमें उसने कहा था, इसमें बरेंद्र कुमार घोष को जो था एक्यूज माना गया था और उसे पनिश किया गया था। और प्रिवी काउंसिल ने ये कहा था कि चाहे उसने उस पर गोलियाँ नहीं चलाई, चाहे वो सिर्फ वहाँ पे खड़ा था, पर वो रॉबरी करने साथ क्या था, उसकी कॉमन इंटेंशन थी टू डू द सेम।
तो यहाँ भी उसे भी उतना ही लायबल ठहराया जाएगा जितना बाकी लोगों को ठहराया जाएगा। तो यहाँ पे उसे मर्डर की पनिशमेंट मिली थी। सो गाइस, दिस वाज माय वीडियो अबाउट क्रिमिनल इंटेंशन अंडर सेक्शन 34 ऑफ IPC। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो देन डू आस्क मी इन द कमेंट्स। और हमने ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे प्लेलिस्ट और हिंदू मैरिज एक्ट पे जो प्लेलिस्ट है वो बना दी है, और उसके लिए हमने आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। यू कैन चेक आउट द लिंक। और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड डू लाइक माई वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू गाइज।